मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। नमस्ते, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। ग्रीटिंग्स BTBR के स्टूडियो से मैं हूं संदीप और मैं आपको लेकर जाऊंगा इतिहास के पन्नों की सैर पर, कुछ अमर हस्तियों से वाकिफ करवाने, कुछ सोच टटोल देने वाले किस्से सुनाते हुए। तो आरंभ है BTBR यानी बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का 14 जून का ये एपिसोड। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। रक्त, खून यानी ब्लड हम सब में होता है, तो कोई इसकी जरूरत और कमी की वजह से मर जाए, ये तो बहुत गलत बात है। और वैसे भी साल में 1-2 बार रक्तदान करने से हमारा शरीर उस दान किए गए खून को रिप्लेस करने के लिए ताजा खून बनाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। It's all about giving, it's all about trust, it's all about people, it's all about us. It's all about being human and having a heart. It's all about being human and playing a part. It's all about healing, it's all about life, it's all about helping the weak survive. It's all about being human and able to care. It's all about being human and ready to share. We're talking night power, Red Cross power, the power to be the best that we can be. We're talking night power, setting us free. Red Cross is night power, the power of humanity. आइए आज की पहली पर्सनालिटी से परिचित होते हैं। हॉस्पिटल में होने वाले ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो आप सब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी खोज कब और किसने की? अरे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी खोज से जुड़ी बातों के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। 14 जून 1868 में वियना में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिनके द्वारा की गई खोजें आज हजारों लाखों की जानें बचाने में प्रयोग की जा रही हैं। दोस्तों, आज है जन्मदिन महान ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक कार्ल लांडस्टाइनर का, जिन्होंने न सिर्फ ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पता लगाया, बल्कि ब्लड ग्रुप्स व ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी कई बड़ी गुत्थियों को सुलझाकर आज के मेडिसिन सेक्टर को समृद्ध भी किया। लांडस्टाइनर जब 6 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई और वो अपनी माँ के बेहद करीब आ गए। माँ से उनके प्रेम के बारे में इस बात से ही पता चलता है कि उनकी मौत के बाद लांडस्टाइनर ने अपनी पूरी जिंदगी उनका आखिरी चेहरा मास्क के रूप में अपने कमरे में रखा हुआ था। है ना हैरत अंगेज बात। लांडस्टाइनर ने अपनी ग्रेजुएशन वियना सेकेंडरी स्कूल से की और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वियना यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। 1891 में लांडस्टाइनर ने अपनी थीसिस पूरी कर ली। अब तक के सफर में उनका मानना यही था कि सभी का ब्लड एक जैसा ही होता है और ब्लड डोनेट करने से किसी की जान भी जा सकती है। पर कहते हैं जहां सवाल उठते हैं जवाब भी वही मिलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लांडस्टाइनर ने ब्लड में पाए जाने वाले सब्सटेंस एग्लूटिनिन का पता लगा लिया। दोस्तों, एग्लूटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ब्लड को गाढ़ा बनाने में मदद करता है। ये शरीर में एंटीबॉडी और शुगर बाइंडिंग प्रोटीन यानी लेक्टिन के तौर पर काम करता है। इस खोज के बाद लांडस्टाइनर का सफर थोड़ा आसान हो गया था और इसीलिए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। कई ब्लड सैंपल्स की स्टडी की और फाइनली सन 1901 में ए, बी और ओ नाम के 3 ब्लड ग्रुप का पता लगाया। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने ए-बी ग्रुप का भी पता लगा लिया था। उनकी इस खोज को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रयोग के कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन संभव हो सका। उनकी इसी खोज की मदद से 1907 में न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में कार्ल द्वारा किया गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन पूरी तरह से सफल रहा।
लांस स्टाइनर की इस खोज के लिए सन 1930 में उन्हें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, लांस स्टाइनर की ये खोज पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम तो मानो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि इसकी मदद से उस वक्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। और फिर सन 1943 में दिल के दौरे ने इस महान वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट व फिजिशियन को हमसे दूर कर दिया, लेकिन फादर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के रूप में वो आज भी जिंदा हैं। सन 1946 में लांस स्टाइनर की मौत के बाद उन्हें लास्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, लांस स्टाइनर मेडिसिन की दुनिया के एक बेहद ही खास नाम है, इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके योगदानों को याद करते हुए बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की टीम की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड। मैं हूं संदीप भट्ट। अब बात एक ऐसे फिल्मकार की जिसने अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ चंद फिल्में ही बनाई, लेकिन अपनी इन्हीं चंद फिल्मों से उन्होंने भारतीय सिनेमा में वो मुकाम बनाया जिसे आज भी शायद ही कोई और छू पाए। हम बात कर रहे हैं राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आसिफ करीम की, जिन्हें हम सब के आसिफ के नाम से जानते हैं। जून 1922 को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर इटावा में के आसिफ जैसे महान फिल्मकार ने डॉक्टर फजल करीम और बीबी गुलाम फातिमा के घर में आंखें खोली। पेशे से डॉक्टर फजल के घर यूं तो कला का माहौल नहीं था, हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी जरूर अपने वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नजीर अहमद खान से की थी। डॉक्टर फजल की बेटी की इस शादी ने उनके छोटे बेटे आसिफ करीम को एक ऐसी दुनिया का रास्ता दिखा दिया जिसे हम सिनेमा कहते हैं। लेकिन सिनेमा बनाने का सपना आंखों में सजाकर इन सब से बेखबर अपनी धुन के पक्के नौजवान आसिफ करीम मुंबई आ गए और यहाँ से शुरू हुआ आसिफ करीम का के आसिफ बनने का सफर। के आसिफ के इस सफर में उनका पहला पड़ाव था 1945 में आई उनकी फिल्म फूल। वैसे मैंने इस फिल्म का प्रिंट ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। आई विश मैं आपके लिए इस फिल्म से कुछ प्ले कर पाता। खैर, अब आपको वापस लिए चलते हैं के आसिफ के शानदार फिल्मी सफर की तरफ। जहां आज उनकी पहली फिल्म के प्रिंट नहीं मिल रहे, वहीं उनकी दूसरी फिल्म के तो न जाने कितने प्रिंट बन चुके हैं। के आसिफ की इस फिल्म ने फिल्म मेकिंग की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी। ये फिल्म थी शानदार सेट, दमदार डायलॉग्स, सदाबहार संगीत से सजी हिंदी सिनेमा की सबसे नायाब फिल्म मुगले आजम। कहाँ है वो? कौन? अकबर आजम जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घोंट दी जाती हैं। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? खामोश। एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है? महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है। मुगले आजम की ये कहानी सिर्फ सलीम अनारकली की प्यार की दास्तान नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी बुलंद हौसलों से सराबोर एक ऐसे फिल्मकार की जिसने अपने एक सपने को जिया, और इतनी शिद्दत से जिया कि जब वो सपना सिनेमा घरों में मुगले आजम के रूप में आया तो फिल्मी इतिहास के पन्नों में कई नई कहानियां लिख गया। के आसिफ को अपने इस सपने को सच करने में लगभग 10 साल लग गए, और इन 10 सालों में के आसिफ को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, कभी फिल्म के बजट को लेकर तो कभी इस फिल्म के लंबे शेड्यूल की वजह से। वैसे इस फिल्म के लंबे शेड्यूल से याद आया कि इस फिल्म के लीड रोल के लिए आसिफ की पहली पसंद दिलीप कुमार, मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर नहीं, बल्कि अकबर के रोल के लिए चंद्रमोहन, सलीम के रोल के लिए DK सप्रू और अनारकली के रोल के लिए नरगिस थे।
पहली मुगल आजम के लंबे शेड्यूल ने के आसिफ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली स्टार कास्ट ही बदल दी। इन सब के अलावा इस फिल्म के शानदार सेट को खड़ा करने में भी आसिफ साहब को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस फिल्म का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या, और उस गाने का वो शीश महल का खूबसूरत सेट भी, जहां हजारों शीशों के बीच अनारकली अपने प्यार का इजहार करती दिखती है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। दोस्तों, इस गाने और इस गाने में इस्तेमाल हुए सेट का किस्सा कुछ यूं है कि जब शीश महल बनकर तैयार हुआ और इसमें शूटिंग शुरू हुई तो जाहिर सी बात है इतने शीशों की चमक से शूटिंग में दिक्कतें आने लगी, जिससे बचने के लिए के आसिफ साहब ने हर शीशे पर मोम की लेयर लगवा दी, जिससे कि शीशों की चमक को थोड़ा सा कम किया जा सके। उसके बाद भी इस शीश महल को फिल्माना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें 10-20 नहीं बल्कि 500 ट्रकों की हेडलाइट लगाई गई थी, और इन सब के लिए खास तौर पर हॉलीवुड से सर डेविड लीन को बतौर सलाहकार बुलाया गया था। सच में मुगल आजम को अगर हिंदी सिनेमा का एपिक कहा जाता है तो बिल्कुल सही कहा जाता है। जिस तरह से इस फिल्म की हर छोटी से छोटी बारीकी पर काम किया गया वो शायद ही कोई आम इंसान कर सके। ऐसे बेजोड़ काम करने के लिए ही तो आते हैं कि आसिफ जैसे फिल्मकार, जिनके लिए फिल्म बनाना एक पेशा नहीं बल्कि एक जुनून था, एक ऐसा जुनून जिसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार थे। तभी तो इस फिल्म को बनाने में वो बैंकरप्ट हो गए, लेकिन हौसलों के धनी इस फिल्मकार ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार इस फिल्म को 5 अगस्त 1960 को पूरे शाही अंदाज में रिलीज किया गया और मुगल आजम के जरिए के आसिफ दर्शकों के लिए लेकर आए वो यादगार फिल्म जिसे दर्शक आज भी उतने ही चाव से देखते हैं जितना आज से 53 साल पहले देखते थे। वैसे सच कहूं दोस्तों, अगर के आसिफ की फिल्म मुगल आजम की ही हम बात करें तो हमें पूरा एक एपिसोड अलग से ही बनाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि मुगल आजम के बाद के आसिफ ने एक और ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर एक फिल्म की शुरुआत की थी जिसका नाम था लव एंड गॉड, और ये फिल्म बेस्ड थी लैला मजनू की अमर प्रेम कहानी पर। हालांकि वो अपनी इस फिल्म को पूरा ना कर पाए और 9 मार्च 1971 को ये बेमिसाल फिल्मकार सिर्फ 48 साल की उम्र में हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा गया। हमारी तरफ से के आसिफ को सलाम। सन 1906 में जर्मनी में ऑगस्टा डेटर नाम की एक महिला ने एक न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी मानसिक स्थिति कुछ इस तरह समझाई। I have lost myself। एक हृष्ट पुष्ट जिंदगी होने के बावजूद 51 साल की उम्र से इस महिला की याददाश्त चूकना शुरू हुई और बद से बदतर होती गई। डिसओरिएंटेड यानी मदहोश रहने लगी। अफेजिया हो गया यानी भाषा का प्रयोग करने की क्षमता खत्म होने लगी। किसी बीमारी के ऐसे आसार उस दिन तक किसी ने नहीं देखे थे और ये डॉक्टर भी उसका इलाज करने में असफल रहे। कुछ ही समय में ये महिला जो अपना ख्याल स्वयं रखने के काबिल नहीं रह गई थी, 55 साल की उम्र में गुजर गई। ये गुत्थी उस न्यूरोपैथोलॉजिस्ट की समझ में नहीं आई।
और अलोइस अल्जाइमर नामक इस डॉक्टर ने उस महिला के मरणोपरांत उसके दिमाग की ऑटोप्सी की, जिसे हम भारत में पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। जब उन्होंने मगज को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो पाया कि दिमाग की नर्व सेल्स के बीच में, जहां एक हेल्दी ब्रेन में खाली जगह होती है, वहां प्लाक जमा हुआ था। जैसे दांत न मांजने पर दांतों के बीच जम जाता है, और किसी प्रकार के रेशों की गांठें भी थी। आज से लगभग 100 साल पहले सामने आई इस बीमारी का नाम पड़ा इस न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के नाम पर, अल्जाइमर्स डिजीज। अलोइस का पूरा नाम था अलोयसियस अल्जाइमर। इन्हें साइकियाट्रिस्ट विद द माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय के मेडिसिन के अनुसार मानसिक रोग का दोष रोगी के अभिघातज या ट्रॉमेटिक बचपन को दिया जाता था, लेकिन अल्जाइमर को यकीन था कि मानसिक रोग का कारण दिमाग का बीमार होना था। इसी को साबित करने के लिए वो रात रात भर माइक्रोस्कोप के जरिए ब्रेन सेल्स की जांच करते थे, ऑब्सेशन जिसे कहते हैं। कुछ ऐसा होता है हर खास व्यक्ति में, और अलोइस ने भी अपनी जिंदगी अल्जाइमर्स, एपिलेप्सी यानी मिर्गी और हंटिंगटन्स डिजीज जैसी बीमारियों को समझने में बिता दी, जिससे मानसिक रोगियों को रोगी की नजर से देखा जाने लगा। अल्जाइमर्स कैंसर की तरह आज भी लाइलाज है, लेकिन अलोयसियस ने अपने श्रम से सोच के बीज को बोने के लिए क्यारी जरूर तैयार कर दी। आज ही के दिन 1864 में बवेरिया, जर्मनी में पैदा हुए इस डॉक्टर को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। वैसे अगर थोड़ा सा खाली समय मिले तो इंटरनेट पर जाकर रन फ्रॉम द क्यूर जरूर सर्च करना। स्टेफनी मारिया ग्राफ के बारे में 2 बातें जिन्हें टेनिस की दुनिया स्टेफी ग्राफ के नाम से जानती है। आज ही के दिन 1969 मैनहाइम, जर्मनी में स्टेफी का जन्म हुआ था। 13 साल की उम्र से ही उनके खेल के चर्चे होने शुरू हो गए थे, और 15 साल तक वो विदेशों में जाकर जर्मनी को रिप्रेजेंट भी कर रही थीं। 1988 में स्टेफी ने टेनिस की दुनिया को हिला कर रख दिया, जब इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीत लिए और फिर अगले साल दोबारा ऑस्ट्रेलियन ओपन का कप उठाया। 1993, 95 और 96 में 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल पर स्टेफी ने अपना नाम गुदवाया। Where is the champion? Where is the champion? The queen, the empress of Wimbledon, and here she is. Stephanie, well done. You joined a select group. Only 8 women have won 4 times. But have you ever been so spirited in a match? Well, the last few matches I've been, I think, really into it, and today again, I think I started with a lot of confidence, and that really made a difference. I'm really good and really happy, and so I'm enjoying things. Are you going to regain number 1? I don't know. Does it matter? Not right now. Well, Not take right a look now. at this championship face, back in the winner's circle again, Steffi Graf. अपने टेनिस करियर की चोटी पर वो लगातार 377 हफ्तों तक विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर रही, जो कि कोई भी खिलाड़ी, मेल या फीमेल, आज तक नहीं कर पाया है। कुल 107 सिंगल्स टाइटल्स और 11 डबल्स जीतने वाली स्टेफी के इस ऊंचाई तक पहुंचने और वहां इतने समय तक रहने के पीछे है उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत। यहाँ तक कि स्टेफी टूर्स पर भी सोशल निमंत्रण नहीं लिया करती थी और अक्सर एयरपोर्ट से सीधा ट्रेनिंग के लिए कोर्ट जाती थी। कोर्ट पर स्टेफी के एटीट्यूड में उनका फोकस साफ झलकता था। 30-50. Good serve. दोस्तों, अगर डेडिकेशन हो तो मेहनत का फल मिलना तो निश्चित ही है। स्टेफी आज रिटायर्ड हैं और पिछले 9 साल से एक और टेनिस लेजेंड आंद्रे अगासी और अपने 2 बच्चों के साथ पारिवारिक जीवन का आनंद ले रही हैं। इनके नाम पर एक यूथ टेनिस सेंटर है और ये चिल्ड्रन फॉर टुमारो नामक एक नॉन प्रॉफिट संस्थान की चेयरमैन और क्रिएटर हैं, जो युद्ध पीड़ित बच्चों को सहारा देने और उनके विकास का कार्य करते हैं। हैरियट बीचर स्टो 1811 में अमेरिका में जन्मी एक अबॉलिशनिस्ट लेखिका थी। अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट गुलामी का अंत करने के उद्देश्य से चलाया गया एक आवामी संगठन था, जिसने अपने लक्ष्य को पाने में पूरी सफलता प्राप्त की।
हैरियट का भी आज जन्म दिवस होता है। अकस्मात उन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका मेन कैरेक्टर एक गुलाम था और जिस किरदार की ये कहानी है उसका जन्मदिन कल की तारीख का है। इस शख्सियत के चेहरे को बहुत से लोग अपनी टी शर्ट पर छपाकर घूम रहे हैं। कई लोग हैं जो इस नाम से वाकिफ हैं, पर कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो इस शख्सियत के बारे में 2 शब्द कह सकें। ये कहानी है अर्नेस्तो गेवारा दे ला सरना की, जिन्हें जानने वाले भी और न जानने वाले भी चे गेवारा कह के पुकारते हैं। अर्जेंटीना के रोजारियो शहर में अर्नेस्तो गेवारा लिंच और सीलिया दे ला सरना के जोड़े को एक लड़का पैदा हुआ। और जैसा अक्सर हमारे भारत में भी देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चे की आयु सरकारी कागजों पर आगे या पीछे करवा देते हैं, ऐसा ही कुछ चे के साथ भी हुआ। इनका जन्म इस अपर मिडिल क्लास आयरिश अर्जेंटीनियन परिवार में हुआ 14 मई 1928 में, लेकिन सरकारी दस्तावेजों पर चे की पैदाइश 1 महीने बाद यानी 14 जून की है। चे बचपन में किसी से भेदभाव नहीं करते थे, न रंग रूप में न जात पात से। किशोरावस्था में वो एक कमीज को हफ्ता भर चलाते थे, जिस कारण उनके दोस्त उन्हें चांचो यानी सुअर कहकर पुकारते थे। लेकिन इस बात से चे को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि चे रंग रूप वेशभूषा जैसी चीजों से काफी परे थे। 1952 में मेडिकल के इस स्टूडेंट ने अपने कॉलेज की शुरुआत में लैटिन अमेरिका पूरा घूमा और देखा कि बड़े शहरों के बाहर वहां का आम आदमी किस बदहाली में जी रहा था। इस भ्रमण का अर्नेस्तो के स्वभाव पर बहुत गहरा असर पड़ा। पहले से ही क्रांतिकारियों, वैज्ञानिकों और फिलोसोफर्स की बायोग्राफीज पढ़ने वाले अर्नेस्तो का दृढ़ मन आम इंसान को उसका हक दिलाने की सोच का बीज बो बैठा। इस बीज को धूप और पानी मिला उनकी बीवी और बीवी के द्वारा मिलवाए गए क्यूबन क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो से। क्यूबा, जो कि फुल्गेंशियो बतीस्टा नामक मिलिट्री लीडर का सेना शासन था। इस शासन से वहां के निवासी सालों से बहुत परेशान थे और अर्नेस्तो की मदद से फिदेल कास्त्रो के गुरिल्ला क्रांतिकारियों ने बतीस्ता को वहां के शासन से हटा दिया। लेकिन ये कहानी एक डिक्टेटर को हटाकर दूसरे डिक्टेटर को लगा देने वाली साबित हुई। लेकिन फिदेल कास्त्रो का शासन भी बतीस्ता की तरह ही तानाशाही साबित हुआ। फिदेल कास्त्रो ने आत्मनिर्भरता का वादा करने के बावजूद क्यूबा की निर्भरता अमेरिका से बदलकर सोवियत यूनियन पर रख दी। 1965 तक अर्नेस्तो ने अपना समर्थन क्यूबा और सोवियत यूनियन से भी हटा लिया था और जल्द ही चे ने क्यूबा के फाइनेंशियल हेड की अपनी पोजीशन से इस्तीफा भी दे दिया। वैसे एक मजेदार फैक्ट ये है कि अर्जेंटीना की लोकल लैंग्वेज में चे का मतलब हे यू या ओए तू होता है। अपनी माँ के बागी स्वभाव को खून में बसाए हुए चे ने फिर कॉन्गो में और फिर बोलीविया में उठ रही क्रांतियों में भाग लिया और बोलीविया में ही उनको धर लिया गया और बहुत शंकास्पद मौत मार दिया गया। सच क्या है हम भी नहीं जानते। ये इतिहास के पन्नों पर से हटाई गई कहानियों में से है, जिनकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक एपिसोड से कई ज्यादा का समय लगेगा और समय की ही तो कमी है हमारे पास आज की जिंदगी में। खैर, जितना मिले उतना भला। आज का हमारा ये एपिसोड इस नामचीन बेनाम क्रांतिकारी के नाम बने एक मधुर गीत से समाप्त करते हैं। Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,